Hello everyone, I'm Dr. Abdesh Sharma and welcome to our Aspire Relations channel and we are going to study about the reproductive health। तो जो पूरा रिप्रोडक्शन का यूनिट है बच्चों, इसमें हम लोगों ने प्रीवियसली 3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए हैं और अब ये हमारा लास्ट चैप्टर है। तो इसके पहले हम लोगों ने क्या क्या देखा कि रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म कैसे होता है, क्या क्या प्रोसेसेस थी, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में देखे हैं। उसके बाद फिर हम बात करें तो हम लोगों ने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट भी देखा कि प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की प्रोसेसेस क्या होती हैं, उसमें ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। और फिर अगर हम बात करें तो हम लोगों ने ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात की। अब ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात हुई और उसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो 4th चैप्टर आता है आपके 12th एनसीईआरटी का, दैट इज द रिप्रोडक्टिव हेल्थ। बच्चों मैं एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं कि ये जो चैप्टर है ये एक सोशल नॉलेज भी देता है आपको। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या है, एक सोशल नॉलेज भी देता है और इसके बारे में सबको पता होना चाहिए। आप लोग स्टूडेंट हो, स्टूडेंट्स के अलावा भी जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं ना, जिन लोग को नहीं इन सब चीज़ों के बारे में मालूम है, उनको भी इस चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत तो मालूम होना चाहिए। क्योंकि रिप्रोडक्टिव हेल्थ अगर आज के टाइम पे, आज के सिनेरियो में अगर हम देखें सोसाइटी के अंदर, तो ये एक बहुत ही एक तो देखो इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि लोग इसके बारे में बात नहीं करते हैं और बात नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं ये प्रॉब्लम सोसाइटी में परसिस्ट करती रहती है। अब ये जो छोटी मोटी चीजें हैं इसके बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी मैं आपको बता दूं कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बहुत बड़े क्वेश्चंस तो नहीं आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन आते जरूर हैं। आप ये समझ के चलो कि नीट में 1 क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन यहाँ से फिक्स है और अगर हम आपके बोर्ड की बात करें तो शॉर्ट आंसर या 2 नंबर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, 2 मार्क्स वाले क्वेश्चंस आपके 2-3 तो मिल जाएंगे आपको। ठीक है, चलिए तो फिर देखते हैं ये चैप्टर में एक्चुअली हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो रिप्रोडक्टिव हेल्थ तो यानी कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस से रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती हैं, तो ये पूरा जो चैप्टर है इसी बारे में डिस्कस करने वाला है। तो ये चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे कि क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ से रिलेटेड। और अगर हम देखें तो सबसे पहली बात ये आती है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड स्ट्रेटजीज। तो क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं रिप्रोडक्टिव प्रोसेसेस के थ्रू, क्या प्रॉब्लम्स हो रही हैं आज की सोसाइटी में, क्या सिस्टम परसिस्ट कर रहा है और किस तरीके से इन सारी चीजों से बचा जा सकता है। और अगर आप देखो तो इनिशियली जिस टाइम पे देखें कि 2019 भी नहीं बोलेंगे हम, 1900 के टाइम से लेकर अगर 2000 के टाइम पे देखें तो बहुत तेजी से पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ है। पॉपुलेशन इंक्रीज हुआ, उसकी वजह से अगर हम देखें तो सोसाइटी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुई और इसकी वजह से एक प्रॉब्लम हुई जिसको हम बोलते हैं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड बर्थ कंट्रोल की प्रॉब्लम। तो यहाँ पे फैमिली प्लानिंग क्या होती है, किस तरीके से यहाँ पे 2 चाइल्ड पॉलिसी और वो जो चला था ना हम दो हमारे दो वाली पॉलिसी, ये पूरे चैप्टर में हम लोग यही डिस्कस करने वाले हैं कि किस तरीके से पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, किस तरीके से 2 बेबीज के बीच में एक हेल्दी गैप रखा जाए ताकि बच्चे के और जो क्या कहते हैं मदर है उनकी हेल्थ पे कोई इफेक्ट ना हो। तो बहुत सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस की जाने वाली हैं। और अगर हम बात करें तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई सोसाइटी के सामने पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की। तो आप देखो कि 1900 से लेके और 2000 के टाइम पे ट्रिपलिंग हुआ, ऑलमोस्ट 3 टाइम। लाइक अगर हम बात करें तो 2 बिलियंस के अराउंड वर्ल्ड की पॉपुलेशन थी 1900 के टाइम पे और 2001 के टाइम पे ये पॉपुलेशन जो थी वो ऑलमोस्ट 6 बिलियन थी। तो 6 बिलियन यानी कि 3 टाइम्स पॉपुलेशन पूरे वर्ल्ड की बढ़ी। अब अगर बढ़ी तो डेफिनेटली क्या होता है बच्चों कि जो रिसोर्सेज हैं इस वर्ल्ड में, जो भी नेचुरल रिसोर्सेज हैं, उन रिसोर्सेज की डेफिशिएंसी क्रिएट होगी और वो रिसोर्सेज सबको चाहिए। अगर एक हेल्दी पॉपुलेशन, ह्यूमन पॉपुलेशन क्रिएट करना है तो वहां पे एक हेल्दी सोसाइटी और हेल्दी रिसोर्सेज भी चाहिए। अब ये सारे जब प्रॉब्लम्स आई तो फिर बर्थ कंट्रोल की प्रोसेस, यानी कि बर्थ कंट्रोल कैसे करना है, तो यहां पे कुछ अगर हम देखें तो इस चैप्टर में हम कुछ बर्थ कंट्रोलिंग प्रोसेसेस के बारे में बात करेंगे, कुछ कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स की बात करेंगे, कुछ क्या कहते हैं नेचुरल बैरियर्स की बात करेंगे, कुछ फिजिकल बैरियर्स की बात करेंगे कि किस तरीके से बर्थ कंट्रोल किया जा सकता है। सेकेंड चीज कि इन्हीं बैरियर्स के थ्रू कैसे जो एसटीडीज हैं यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं उनसे कैसे बचा जा सकता है। तो ये सारी चीजें यहां पर डिस्कस होने वाली हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के बारे में यहां पर डिस्कस होने वाला, क्योंकि ये देखो रिप्रोडक्टिव हेल्थ है तो यहां पे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के बारे में तो 100% डिस्कशन होना है और क्वेश्चंस बनता ही बनता है।
ठीक है। नेक्स्ट अगर पॉइंट अगर हम देखें तो बर्थ कंट्रोल की प्रोसेसेस है, आईयूडीज क्या होती हैं, कॉन्डम्स क्या होते हैं, कॉपर्टीज, ये जितने भी बैरियर्स हैं, कौन से आयन रिलीजिंग हैं, कौन स्पर्मिसाइडल्स हैं, कौन क्या कहते हैं, किस तरीके से इम्प्लांटेशन को रोक रहा है, कौन से हार्मोन्स हैं, कौन से पिल्स हैं, ये सारे डिस्कशन होने वाले हैं इस चैप्टर में। ठीक है ना। जैसे कि एक मैं बहुत सिंपल सी एग्जांपल दूं आपको, सहेली एक इंडिया के अंदर CDRI सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में सिचुएटेड है, उसने बनाया और वंस इन अ वीक, और इस पे कई बार मेडिकल एग्जाम्स में क्वेश्चन बना हुआ है क्योंकि लेस साइड इफेक्ट्स हैं, स्टेरॉइड्स नहीं है। तो ये सारी चीजें इस पूरे चैप्टर में डिस्कस होने वाली हैं कि कौन सा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ज्यादा इफेक्टिव है और लेस साइड इफेक्ट्स के साथ है। तो ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आप लोगों के लिए, बहुत छोटे छोटे क्वेश्चंस बनने वाले हैं यहां से। अब अगर हम देखें तो अगर यहां पे मान लो कि कोई प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, यानी कि अगर कुछ अनवांटेड प्रेगनेंसीज हो जाती हैं तो उनसे कैसे बचा जा सकता है, ठीक है ना। तो उसके लिए एमटीपीज यूज किए जाते हैं, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। तो क्या क्या प्रोसेसेस होती हैं, इंड्यूस्ड अबॉर्शन क्या होता है, नॉर्मल अबॉर्शन क्या होता है, एमनियोसेंटेसिस एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस यहां पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि एमनियोसेंटेसिस क्या होने वाली है। तो एमनियोसेंटेसिस में जिसमें हम बताते हैं कि एमनियोटिक फ्लूइड मदर के वॉर्म से निकाल के और फिर वहां पे उससे क्रोमोसोमल एब्रेशंस को टेस्ट किया जाता है, यानी कि उसके जो बेबी डेवलप हो रहा है, जो फीटस डेवलप हो रहा है, उसके कैरियोटाइप की स्टडी की जाती है, किस तरीके से इसका गलत यूज होने लगा था, गवर्नमेंट ने फिर इस पे क्यों बैन लगाया, क्या क्या कंडीशंस में इसको वापस से परमिशन मिल सकती है कराने की। तो ये सारे डिस्कशन हमारे इस चैप्टर के अंदर होने वाले हैं इस एमटीपीज और इन सब के अंडर में। फिर अगर हम बात करें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, यानी कि जो एसटीडीज हैं वो किस तरीके से ट्रांसमिट हो रही है, कौन कौन से डिजीज सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज की कैटेगरी में आती हैं और इसके क्या रोकथाम हो सकते हैं, किस तरीके से इनको रोका जा सकता है, कैसे इनसे बचा जा सकता है। तो यहाँ पे भी बहुत सारा डिस्कशन होना है क्योंकि आज के टाइम पे जो एसटीडीज हैं ये सोसाइटी के लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गया है, क्योंकि इन डिजीज के बारे में नॉर्मल कोई बात नहीं करना चाहता है, बट स्टिल वी हैव टू नो अबाउट दिस। इफ वी वांट टू क्रिएट अ हेल्दी सोसाइटी देन वी हैव टू टॉक अबाउट दिस। ओके, एंड इस चैप्टर में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, चलिए अगर हम देखें कि एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम है आज के टाइम पे कि जो आज का अगर आप देखोगे तो जो लाइफस्टाइल है ये बहुत ही हेक्टिक हो रखी है, और इस चक्कर में क्या हो रहा है, लोगों के अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है इनफर्टिलिटी की। अब ये इनफर्टिलिटी कुछ रीजंस की वजह से हो सकती है, सोशली भी हो सकती है, मेंटली प्रेशर की वजह से भी हो सकती है, और इवन कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो कभी प्रॉब्लम ये मेल के अंदर भी हो सकता है, कभी फीमेल के अंदर भी हो सकता है। तो इन सारी चीजों के बारे में डिस्कस किया जाएगा कि इस इनफर्टिलिटी के बारे में कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कैसे ये इनफर्टिलिटी डेवलप होती है, और अगर ये डेवलप होती है तो फिर इसका इलाज क्या है। तो देयर आर सेवरल लाइक गिफ्ट IVF, ये IVF टेक्नोलॉजी के बारे में आपने सुन रखा होगा, टेस्ट ट्यूब बेबी। तो टेस्ट ट्यूब बेबी में जैसे कि यहाँ पे अगर आप सिंपल देखो, हमारे जो लेक्चर्स हैं इसमें आपको दिखता ही होगा कि बढ़िया बढ़िया डायग्राम्स भी आते हैं, उसमें बढ़िया हर चीज को एक्सप्लेन किया जाता है। जैसे अगर हम यहाँ पे देखें कि सपोज यहाँ पे अगर हमें IVF टेक्नोलॉजी यूज करनी है तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ से फीमेल को ओवरी से, अगर वो हेल्दी फीमेल है जो ओवम प्रोड्यूस कर सकती है, अदरवाइज क्या करते हैं हम डोनर्स का भी यूज करते हैं। इवन कभी कभी क्या होता है कि वो एग तो रिलीज कर सकते हैं बट वो इम्प्लांटेशन की प्रोसेस नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे केस में हम सैरोगेसी को भी क्या कहते हैं इन्वॉल्व करते हैं। यानी कि सैरोगेसी भी है, यहाँ पे IVF टेक्नोलॉजी भी है जिसके अंदर हम यहाँ से ओवम कलेक्ट करते हैं, मेल से स्पर्म कलेक्ट करते हैं और टेस्ट ट्यूब के अंदर फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस कराते हैं। उसके बाद जब ये थोड़ा सा डेवलप होना स्टार्ट होता है, यानी कि एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, तो फिर अगर हम देखते हैं तो 2 to 4 मतलब 4 to 8 सेल स्टेज में, 16 सेल स्टेज में या 32 सेल स्टेज में डिफरेंट टाइम पे कभी हम यूटेराइन कैनाल के अंदर डाल सकते हैं, या फिर हम कभी यहाँ पे डाल सकते हैं, या फिर सीधा इम्प्लांटेशन जाइगोट को यहाँ पे इम्प्लांट किया जा सकता है। तो ये सारी प्रोसेसेस हम लोग डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर होने वाला है बच्चों, और बहुत ही नॉलेजफुल चैप्टर होने वाला है आपके लिए। मेरे ख्याल से ये चैप्टर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज का जो टाइम है, आज के टाइम पे आपको इन सब चीजों के बारे में पता होना चाहिए, और आप समझो कि अगली जो सोसाइटी आने वाली है, अगली जो जनरेशन आने वाली है, उसको हम क्या देने वाले हैं, उसको हम क्या नॉलेज प्रोवाइड करने वाले हैं, वो सब कुछ यहाँ पे डिस्कस किया जाने वाला है। तो चलिए
मिलते हैं फिर हम प्लेलिस्ट में पूरे डिटेल्स के साथ, और इससे रिलेटेड जितने भी चैप्टर्स हैं प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। एक बार देखिए, और उसके बाद इससे रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स आती हैं आप हमें कमेंट बॉक्स में क्वेश्चंस भेज सकते हैं, और उसका रिप्लाई आपको सेम पाथवे के थ्रू किया जाएगा। तो बच्चों फिर पढ़ते रहिए, खुश रहिए, मिलते हैं फिर प्लेलिस्ट में लेक्चर्स के साथ। थैंक यू।